तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ऑल। सर कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हमने आपसे वादा किया था कि क्लास 10 के लिए मैं बायोलॉजी का सीरीज लाऊंगा, वो भी हर एक संडे को लाऊंगा। और मैं इसमें क्विक रिवीजन करवाने का प्रयास करूंगा, ना कि बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा लंबा क्लास करने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूँगा ये कि आपका जो ये बायोलॉजी वाला जो चैप्टर्स हैं वो 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल ही क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए और आपका एकदम पूरा का पूरा बेस तैयार हो जाए, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में जो आप एग्ज़ाम देंगे एक बोर्ड का, उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर्स ला सकें। तो आज हम इसका शुरुआत करने जा रहे हैं और हर संडे को मैं ये क्लास लेकर आऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा चैनल का पर आने वाला वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है लाइफ प्रोसेस। क्या बच्चों? लाइफ प्रोसेस। और हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग को पढ़ना है 4 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, दूसरे चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन, तीसरे चैप्टर का नाम है एक्सक्रिएशन और चौथे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। 4 चैप्टर हैं। पहले न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रिएशन। तो इन चारों चैप्टर को हम लगभग कोशिश करेंगे कि 4 से 5 भी किया में समाप्त कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? तो हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसमें लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? तो लाइफ प्रोसेस एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर या जीवों का शरीर या लिविंग्स का शरीर हमेशा मेंटेन रहता है। यानी वो प्रोसेस जिससे लिविंग्स का शरीर मेंटेन रहता हो, संतुलित रहता हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे अगर हमको न्यूट्रिशन चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमको एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी न्यूट्रिशन जरूरी है ताकि हमको क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी मिलेगा तभी तो हम जी पाएंगे, अच्छे से चल पाएंगे, फिर पाएंगे, दौड़ पाएंगे, कूद पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन जरूरी है। रिस्पायरेशन, श्वसन जरूरी है। अगर श्वसन नहीं होगा तो जीवित नहीं हो पाएंगे। एक्सक्रिएशन जरूरी है, यानी कि जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं उसका शरीर से वेस्ट मटेरियल निकलना भी जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड जरूरी है। इन सभी कारणों से हमारा शरीर क्या रह पाता है? संतुलित रह पाता है, मेंटेन रह पाता है। अगर ये सारे क्रिया ना हो हमारे शरीर में तो हमारा शरीर मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो वो सारे प्रोसेस या वो सारे प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर को मेंटेन रखती है बच्चों, वो होता है लाइफ प्रोसेस। तो सवाल यहाँ पे जो बना वो जो डिफिनेशन बना बच्चों, वो बना क्या कि ऑल दोज प्रोसेस that maintain the body of organism are called life process। यानी कि वे सभी प्रोसेस जो हमारे बॉडी को क्या करता हो बच्चों? मेंटेन रखता हो, हमारे बॉडी को मेंटेन रखता हो, वो सारे प्रक्रियाएं क्या कहलाएगी बच्चों? लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ एग्जाम्पल में डाइजेशन या न्यूट्रिशन बोल लें, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, तो ये सारे प्रक्रियाएं, रिस्पायरेशन भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे प्रक्रियाएं हमारे शरीर को क्या करता है बच्चों? मेंटेन रखता है। इसलिए ये क्या है? लाइफ प्रोसेस है। और लाइफ प्रोसेस का जब हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी कहलाता है बच्चों फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चों? फिजियोलॉजी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? जैसे कि अगर बात करें तो हमारे चारों तरफ अगर बात करें बच्चों, तो लिविंग्स जो हैं 2 प्रकार के लिविंग्स हैं। एक लिविंग्स तो हो गए आपके एनिमल्स वाले बच्चों। दूसरे जो लिविंग्स हो गए बच्चों वो हो गए प्लांट। तो अगर प्लांट के लाइफ प्रोसेस का अध्ययन करें तो होगा प्लांट फिजियोलॉजी, और एनिमल का अध्ययन करेंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी कहलाएगा। और स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या कहलाए? फिजियोलॉजी। और जब हम स्टडी करेंगे प्लांट के फिजियोलॉजी का प्लांट के लाइफ प्रोसेस का, तो वो कहलाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन हो गया बच्चों? स्टीफन हेल्स हो गए।
ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे अगर बात करें तो हमारे चारों ओर जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है बच्चों, या तो लिविंग्स हैं और क्या है, नॉन लिविंग्स है। या तो लिविंग्स हैं बच्चों या नॉन लिविंग्स हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएट की बात करें बच्चों, तो हम कुछ बेस पे अगर लेके चले कि क्या लिविंग्स के अंदर सेल्फ मूवमेंट होता है, तो हाँ होता है, लेकिन नॉन लिविंग्स के अंदर सेल्फ मूवमेंट नहीं होता है बच्चों। ग्रोथ की बात करें तो लिविंग्स के अंदर ग्रोथ होता है, हाई ग्रोथ होता है, जबकि नॉन लिविंग्स में ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन मेरे अनुसार मानिए तो ग्रोथ होता है। अब कैसे होता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले थी 8,848 8,848, लेकिन अब हो गया 8,850 मीटर। तो ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि हाइट में भी इंक्रीज है, तो वो ग्रोथ ही है। डेवलपमेंट अलग चीज हो गया, लेकिन ग्रोथ हो सकता है। लेकिन अगर बुक में देखें तो आपको कहीं कहीं मिलेगा कि नहीं, ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन मेरे अनुसार चले तो ग्रोथ होता है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ हाइट बढ़ना हो गया, तो ग्रोथ होता है बच्चों। जैसे ये देखिए माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई अगर बात करें तो 8,848 से क्या हो गया बच्चों, 8,850 मीटर हो गया। तो ये ग्रोथ हुआ। तो स्लो ग्रोथ होता है काफ़ी लंबे समय में। डेवलपमेंट होता है लिविंग्स में, नॉन लिविंग्स में डेवलपमेंट नहीं होता है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, हमारे अंदर रिस्पायरेशन होता है देखिए। लेकिन नॉन लिविंग्स में ना तो फोटोसिंथेसिस होता है ना नॉन लिविंग्स रिस्पायरेशन होता है। हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन नॉन लिविंग्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट ही नहीं होता है। नहीं, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है, नॉन लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हायर क्लासेस में चलिएगा तो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग्स के अंतर्गत भी होता है। कैसे कि फोटोकॉपी का मशीन भी तो रिप्रोड्यूस कर रहा है ना बच्चों। जैसा आप फोटोकॉपी के मशीन के ऊपर रखेगा, वैसा ही फोटोकॉपी मशीन आपको रिप्रोड्यूस करके देगा, एकदम सेम टू सेम। तो रिप्रोडक्शन भी एक अच्छा बेस नहीं है, लेकिन 10 तक में हम लोग कहेंगे कि रिप्रोडक्शन लिविंग के अंदर तो होता है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जितने भी लिविंग्स हैं बच्चों, जितने भी लिविंग्स हैं, उन लिविंग्स की अगर बात करें तो उनको अपने जीवन को क्या रखना है बच्चों, सर्वाइव करना है। क्या करना है बच्चों, सर्वाइव करना है। और सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलता है बच्चों, न्यूट्रिशन से मिलता है। यानी अगला जो हमारा टॉपिक आ गया बच्चों, वो क्या आ गया, न्यूट्रिशन। क्या आ गया बच्चों, और यही मेन टॉपिक है हमारा चैप्टर फर्स्ट। लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। और इसमें कहता क्या है कि न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी टेक फूड टू गेन एनर्जी। यानी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है बच्चों, जिसमें हम एनर्जी गेन करने के लिए फूड का ग्रहण करते हैं, यानी फूड को इनटेक करते हैं। न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी टेक फूड फॉर गेन एनर्जी। एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम क्या लेते हैं बच्चों, फूड लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद है कि जिस न्यूट्रिशन के अंतर्गत जिस सब्सटेंस को लेते हैं बच्चों, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। सब्सटेंस यूज इन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी जिस सब्सटेंस को हम लोग लेते हैं न्यूट्रिशन के अंतर्गत, तो वो सब्सटेंस कहला जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं बच्चों। क्या क्लियर है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बच्चों कि अगर प्रोटीन और मिनरल्स की बात करें बच्चों, तो कैसे न्यूट्रिएंट्स है, तो बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स है। कैसे न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की बात करें तो एनर्जी ल्यूरेट्स है, यानी ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट्स है। और विटामिन हमें बीमारियों से क्या करता है बच्चों, सुरक्षा देता है। तो ये प्रोटेक्ट, डिजीज से प्रोटेक्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स का ये एग्जाम्पल होगा। और न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं एनर्जी को प्राप्त करने के लिए बच्चों। क्या क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखिए हम बच्चों फेज ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, तो जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन होता है बच्चों, कुछ फेजेज में होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले भोजन को हम ग्रहण करते हैं, यानी इनटेक ऑफ फूड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर किसी सेब को खाए हैं बच्चों या एप्पल को खाए हैं, तो सबसे पहले हम इसको इनटेक करेंगे ना, तभी तो हमको कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा। तो सबसे पहला फेज क्या है बच्चों, इनटेक ऑफ फूड है या इंजाइजेशन ऑफ फूड है, यानी फूड का ग्रहण करना होता है। उसके बाद फूड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और उसका क्या होता है बच्चों, पाचन होता है या डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो दूसरा फेज क्या हो गया बच्चों, डाइजेशन ऑफ
फूड हो गया, यानी ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हो गया, ये हमारे अंदर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। क्या होगा बच्चों, डाइजेस्ट होगा। तो सबसे पहला फेज हो गया आपको बच्चा इनटेक ऑफ फूड, दूसरा फेज हो गया बच्चों आपका डाइजेशन ऑफ फूड। अब जब डाइजेस्ट हो जाएगा बच्चों, तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा कि अब ये हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्ब होगा, यानी इंटेस्टाइन इसको क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो ये एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन द्वारा और ये ब्लड में जाके क्या हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा, यानी मिल जाएगा, घुल जाएगा। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड हो जाएगा। तो देखिए आपको, देखिए मान लिया जाए, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हमने सेब को क्या किया है, एप्पल को क्या किया है, खाया है और उसका ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद उसके अंदर जो ग्लूकोज था बच्चों, मान लिया जाए ग्लूकोज था, हालांकि बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो ये ग्लूकोज जो है इंटेस्टाइन द्वारा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। और एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट होगा, तो ग्लूकोज मिक्सड हो जाएगा किसके साथ, ब्लड के साथ, और पूरे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। और सर्कुलेट होने के बाद जो इस एप्पल के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल बचेंगे वो हमारे शरीर से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यानी अगर बात करें बच्चों कितने फेज में, तो सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसे कैसे हो जाता है जी, डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद बच्चों कहाँ चला गया जी, डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड और इजेक्शन ऑफ फूड। तो ये सारे तरीके से बच्चे हमारे अंदर न्यूट्रिशन का क्या होता है, ये न्यूट्रिशन का फेज हुआ। फिर आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बच्चों, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहला जो टॉपिक आज फेज ऑफ न्यूट्रिशन के बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है कि लिविंग्स मेक इट्स ओन फूड, लिविंग्स मेक्स इन ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि अगर लिविंग्स अपना भोजन स्वयं से बना रहा हो बच्चों, या फोटोसिंथेसिस की मदद से बना रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जिस प्रोसेस से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कह रहा है कि लिविंग, वे लिविंग्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, प्रकाश संश्लेषण से या फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हो, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई जीव अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाएगा, दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, तो उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। तो अगर सबसे पहले बात आया बच्चों कि ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि दोज लिविंग्स which makes their own food by photosynthesis is called autotrophs। यानी वो जीव जो अपना भोजन बच्चों स्वयं से बनता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। और जिस प्रोसेस से ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन बनाएगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, या जिस प्रोसेस से ऑटोट्रॉप्स अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या है, ग्रीन प्लांट जितने भी हैं बच्चों ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। ग्रीन प्लांट किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉप्स के अंदर आता है। फाइटोप्लैंक्टन जो आते हैं वो भी ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत आता है। फाइटोप्लैंक्टन है क्या बच्चों, तो ओशियन में रहने वाले वेजिटेशन है, यानी कि ओशियन के अंदर जो पेड़ पौधे रहते हैं वो एक तरह का फाइटोप्लैंक्टन है। वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। अब दूसरे शब्दों में बात करें बच्चों, ऑटोट्रॉप्स को और किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो हाँ, ऑटोट्रॉप्स को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है बच्चों। उसका नाम है क्या, तो उसका नाम है प्रोड्यूसर। क्या नाम है, प्रोड्यूसर। यानी ऑटोट्रॉप्स इज नोन एज प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉप्स को किस नाम से जानते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। क्या क्लियर है बच्चों, अब पढ़ते हैं आगे। दूसरा जो बच्चों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर बात करें, वो लिविंग्स जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और जिस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन वो प्राप्त करेंगे वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। जैसे अगर बात करें ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या खाता है, खाना खाता है ना, मैंगो स्पेनिश ये खाएगा। अगर बात करें कि अगर टाइगर है तो टाइगर भी तो कुछ अपना खाना खाएगा, तो टाइगर क्या अपने से बना करके खा लेगा या किसी जीव पर निर्भर रहेगा, किसी जीव को खाएगा,
टाइगर मान लिया जाए खा गया गोट को, तो ये किसी जीव पर ही तो निर्भर है ना। तो जो जीव किसी अन्य जीव पे निर्भर है वो जीव क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। और जिस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या क्लियर है बच्चों? एक बार इसको देखें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे कुछ तो नोट भी करते जाएं साथ साथ। बढ़ते हैं आगे बच्चों। अच्छा, टाइगर देखिए, टाइगर क्या है, डियर, हिरन को भी खा जाता है, कैट को भी खा सकता है, गोट को भी खा सकता है। तो टाइगर इन सभी जानवरों पे क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉप्स कहलाएगा। अब देखिए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, 3 टाइप्स में। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, 3 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं बच्चों। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है बच्चों, अगर उसकी बात करें तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो जरा देखिए कि लिविंग्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग्स अपना फूड जब सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करें तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सेप्रोट्रॉप्स करेंगे। देखिए, लिविंग्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म और रोटेन सब्सटेंस, यानी सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करें। किससे प्राप्त करें बच्चों, सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करें, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मान लिया जाए ये डेड बॉडी है। अब जानते हैं कि डेड बॉडी के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, आयरन होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये सारी चीज़ होते हैं। अब मान लिया डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर आया कौन बच्चा, अर्थवर्म। कौन आया बच्चों, अर्थवर्म आया। अब अर्थवर्म जब आया तो अर्थवर्म आया जैसे ही तो इसके अंदर के सारे चीज़ क्या करेंगे बच्चों, ये खाना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, खाना शुरू कर देगा और इसके अंदर ये सारे मिनरल्स क्या होंगे, आ जाएंगे। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सारे मिनरल्स आ जाएंगे। अब जब ये आ जाएंगे बच्चों तो अब देखिए ध्यान से, अब जब ये अपना कुछ सब्सटेंस निकालेगा, यानी कि बेस्ट मटेरियल जब ये अपने शरीर से निकालेगा, जब इससे कहाँ आया, इसके अंदर से अर्थवर्म के अंदर, यानी केचुआ के अंदर आया। अब केचुआ जो है अपना बेस्ट मटेरियल यानी बेकार पदार्थ जब निकालेगा तो वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा बच्चों, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे सॉइल की क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, अर्थवर्म किस पे डिपेंडेंट है, सड़े गले चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अर्थवर्म किस पे डिपेंडेंट है, सड़े गले चीज़ों पे डिपेंडेंट है, यानी इसका भोजन कहाँ से मिल रहा है, सड़े गले चीज़ों से मिल रहा है। तो ये कैसा हो गया, सेप्रोट्रॉप्स हो गया। लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है कब, जब ये अपना बेस्ट मटेरियल सड़े गले चीज़ों से प्राप्त कर करके फिर सॉइल में मिला देता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और सॉइल की फर्टिलिटी को जब इंक्रीज कर जाता है तो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो जाता है। क्या होता है बच्चों, किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो जाता है। तो इसीलिए हम अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोल देते हैं। इसके अलावा सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल मशरूम है, ये भी अपना सड़े गले चीज़ों पर, यानी कि जहाँ पर नमी होगा वहीं होगा। ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, सड़े गले चीज़ों को अपना भोजन बनाते हैं और अपने भोजन को वहीं से प्राप्त करते हैं। और सड़ा गला चीज़ नेचर के लिए थोड़ा खराब है, इसलिए सड़े गले चीज़ों को ख़त्म कर रहा है ये चीज़, इसलिए इसको फ्रेंड ऑफ नेचर भी कह देते हैं। क्या क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। अब है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या बच्चों, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है कि लिविंग्स ऑब्टेन देयर फूड बाय अदर लिविंग, यानी कोई भी जीव जब किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त करे, लेकिन शर्त है कि उसी जीव के अंदर रह करके। जैसे हमारे अंदर जू रहता है,
तो जू रहता है तो हमारे अंदर से भोजन प्राप्त करता है। अब कभी आप नदी नहर पोखर में गए होंगे नहाने, तो नदी नहर पोखर का जोक आप में लटक गया होगा, आपका खून चूस जाता है, तो वो भी क्या है बच्चों, पारासिटिक के अंदर है। यानी जो जीव अपना भोजन होस्ट बॉडी से प्राप्त करता हो, यानी किसी अन्य जीवों में रह करके प्राप्त करता हो, उसको बोलते हैं हम लोग पारासिटिक या पारासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारासाइट्स बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, एंट अमीबा है, लीच, लेकवॉर्म, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पारासाइटिक के न्यूट्रिशन, पारासाइटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आने वाले जीव हैं और इसको पारासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पारासाइट्स। और पारासाइट्स अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? होस्ट बॉडी से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? होस्ट बॉडी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो अगर एग्जाम्पल लें तो जरा देखिए, प्लाज्मोडियम की अगर बात करें बच्चों, तो प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? प्लाज्मोडियम रहता है बच्चों आपको मादा एनोफ्लीज मच्छर के अंतर्गत। कहाँ रहता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के अंतर्गत, यानी एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंतर्गत। देखिए जो मेल होता है ना बच्चों, वो खून वगैरह नहीं चूसता, वो फलों का रस चूसता है। मादा का ही काम होता है खून चूसने का। तो ये प्लाज्मोडियम कहाँ होता है बच्चों? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर में पाया जाता है। अब जब ये किसी को काटता है बच्चों, तो उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम को क्या करवा देता है? इंटर करवा देता है, और वो WBC को खाना शुरू कर देता है। किसको खाना शुरू कर देता है? RBC को खाना शुरू, गलत यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप सही कर लेंगे। ये WBC को नहीं खाता है, ये किसको खाता है बच्चों? RBC को खाता है। ये किसको खा जाता है? RBC को खाता है। जिससे क्या होगा कि जिसके शरीर में ये प्लाज्मोडियम आएगा बच्चों, उसके शरीर से RBC को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कम कर देगा? RBC को क्या कर देगा? कम कर देगा। और कम कर देने से क्या हो जाएगा? उसको मतलब कि एनीमिया भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। यानी प्लाज्मोडियम मादा एनोफ्लीज मच्छर के अंदर रहने वाला एक प्रोटोजोआ है। अब मादा एनोफ्लीज जिसको मच्छर काट लिया, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम चला जाएगा, और प्लाज्मोडियम जाएगा ब्लड के अंदर इंटर करेगा और RBC को खाना शुरू कर देगा। RBC का अमाउंट क्या जाएगा? कम जाएगा, तो उसको मलेरिया एनीमिया हो जाएगा। तो पैरासाइटिक समझ में आ गया। और इसका सोर्स ऑफ फूड क्या होता है बच्चों? होस्ट बॉडी होता है। एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये हेटेरोट्रॉप्स का ही तीसरा रूप है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिसमें जीव अपना भोजन या तो सॉलिड रूप में गेन करता हो या लिक्विड रूप में गेन करता हो। या सिंपल सा भाषा में बोले कि जो अभी हम फेज ऑफ न्यूट्रिशन 5 पढ़ाए थे ना, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड और रिजेक्शन ऑफ फूड, ये 5 फेज फॉलो कर ले, वो भी क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। या दूसरे शब्द में अलग भाषा में कह ले कि जो जीव या जो लिविंग अपना भोजन या तो सॉलिड रूप में लेता हो या लिक्विड रूप में लेता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, इन दिस न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस एज दियर फूड, देखिए एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब कैसे हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन है बच्चों। क्या क्लियर है? बढ़े आगे। एक बार अगर आपको यहाँ तक नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं बच्चों। नोट कीजिए और बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहाँ तक हो गया। चलिए देखते हैं इसको। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं बच्चों? तो कहता है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंतर्गत इन विच इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है। कौन सा है? फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है। इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड बाय प्लांट, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा, और टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी एक प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। वो प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस।
यानी सिंपल सा भाषा में बोले तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज होता है और उसको बना दिया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है उस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के रूप में। ठीक है, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बच्चों इंगेज हॉज, या फादर ऑफ, अगर फोटोसिंथेसिस बोले तो यही नहीं का नाम आता है, इंगेज हॉज का नाम आता है, फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? तो वैसे सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना दिखे। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बच्चों एक साथ ना दिखे तो वो सब्सटेंस होता है इनऑर्गेनिक। क्या होता है बच्चों? इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ दिख जाए तो वो होता है बच्चों आपका ऑर्गेनिक। वो क्या होता है? ऑर्गेनिक। जैसे देखिए इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में देखिए CO2 कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इनऑर्गेनिक हो गया। वाटर यानी H2O हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर ऑर्गेनिक की बात करें, देखिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6 कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ दिख गया तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक। यानी कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को पकड़ करके लाएगा और उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। यानी CO2 और वाटर को लाएगा कहीं से, कहाँ से लाएगा? जो हम बताएंगे कि CO2 आएगा आपका एटमॉस्फेयर से, वाटर आएगा ज़मीन के अंदर से, और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपल सा अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसके अंतर्गत और पेड़ पौधे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थात CO2 और H2O को कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और देखिए लिखा हुआ है कि इन फोटोसिंथेसिस वाटर एंड CO2 यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी CO2 फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत वाटर और CO2 का उपयोग किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में यानी ग्लूकोज के रूप में क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की तो होता है 6CO2 6H2O, सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चों ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों? ग्रीन प्लांट में होता है। और ये किसके कारण होता है? क्लोरोफिल जो उस प्लांट के अंदर होता है, क्लोरोफिल यानी लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके वजह से ये फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखिए बच्चों, एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था? एक्सपेरिमेंट के दौरान कब किया था? 1727 में। उन्होंने बताया था कि एयर और सनलाइट किसके लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसी कारण इनको स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा गया था, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड इनका एक्सपेरिमेंट था। और हम लोग ये जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी क्या होते हैं? जगदीश चंद्र बोस होते हैं। ठीक है, तो हालांकि बहुत डिटेल में हम इसलिए नहीं चर्चा करें क्योंकि ये क्विक रिवीजन वाला सीरीज है बच्चों, तो हम ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए प्रिस्टले, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक जार ले लिया, एक रैट ले लिया, एक कैंडल ले लिया, एक प्लांट ले लिया। एक बार जार के अंदर रैट और कैंडल को रखा तो रैट भी मर गया बच्चों और कैंडल वो बुझ गया। ठीक है, देखिए रैट भी मर गया, कैंडल वो बुझ गया। लेकिन जब तीनों को रखा, प्लांट को रखा, कैंडल को रखा और रैट को रखा, तो तीनों का तीनों एकदम सुचारू रूप से जीवित रहा। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लाइफ सर्वाइव करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है और प्लांट रिलीज क्या करेगा? O2 रिलीज करेगा। और प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे क्या रहेंगे? डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि प्लांट एनिमल को O2 देगा और एनिमल प्लांट को CO2 देगा। क्या क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखिए ग्रीन लीफ होता है। ग्रीन लीफ के अंदर क्या होता है बच्चों? प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का नाम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, नाइट्रोजन के बने होते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्ती का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप यानी आकर्षित करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं।
ठीक है, देखिए डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए सनलाइट और CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है? एस्टोमाटा प्रोवाइड करवाता है बच्चों प्लांट को। नाइट्रेट आयन और वाटर जमीन से मिलता है, जाइलम ला के देता है लीफ को, और लीफ क्या करता है? खाना बनाता है, इसलिए उसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। एस्टोमाटा क्या है? एस्टोमाटा लीफ के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं या पोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं। इस एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, CO2 को, और O2 रिलीज करता है, वाटर वेपर भी रिलीज करता है। और एस्टोमाटा जो वाटर वेपर रिलीज करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यानी कि वाटर वेपर जो रिलीज होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि इतना जल्दी, क्योंकि ये जल्दी वाला सीरीज है तो जल्दी ही हम करेंगे। बढ़े आगे, चलिए ये देखिए एस्टोमाटा का इमेज है, एकदम बेहतरीन सा। ठीक है, ये होता है बच्चों गॉड सेल। ये आपका गॉड सेल है, और इसी गॉड सेल के वजह से आपका फोटोसिंथेसिस होगा। जब सन उगेगा तो ये खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और जब सन चला जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो गॉड सेल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ भी है कि जाइलम क्या है। अरे काहे भाग गया जी, आजा। हाँ, ये देखिए जाइलम, दीज आर टिश्यू ऑफ प्लांट। जाइलम फॉर्म्ड बाय सेल, और जाइलम को वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। यानी जाइलम टिश्यू है प्लांट का, ये सेल का बना होता है, और इसे वैस्कुलर टिश्यू यानी कि किसी चीज़ को ढोने, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब संवहन यानी ढोने वाला टिश्यू है। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका जाइलम का? ये नाइट्रेट आयन सॉइल से लेकर के लीफ तक के पहुंचाता है। लीफ का क्या काम है? ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा। ये तो आपके क्वेश्चन जान गए। 6CO2H2 सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण और ऑक्सीजन का उत्पादन। उसके बाद देखिए फ्लोएम दीज आर ऑल्सो प्लांट टिश्यू, ये भी वैस्कुलर टिश्यू है। यानी जो लीफ द्वारा खाना बनेगा वो फ्लोएम इसको क्या करेगा? पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। सप्लाई फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट, यानी फ्रॉम लीफ से लेकर के अदर पार्ट तक के क्या करेगा? भोजन को ये करेगा, मतलब सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये देखिए फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, अब देखिए कंपनसेशन पॉइंट लेवल क्या है? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। यानी समुद्र की वह गहराई जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों इक्वल रेट में हो, तो उस लेवल को बोलते हैं हम लोग कंपनसेशन पॉइंट लेवल। ठीक है, सिंपल से याद रखें कि समुद्र की वह गहराई जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों क्या हो? बराबर हो जाए, बराबर अमाउंट में हो, तो उसको उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग कंपनसेशन पॉइंट लेवल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो एक बार वहाँ तक आप देखिए, और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको एक बार ओवरलोड ना हो। ठीक है बच्चों, वेल डन, धन्यवाद।